बाग। आज एचबी लाइव में मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर विशाल अजीत सिन्हा जी हैं। आइए जानते हैं विशाल अजीत सिन्हा जी से पत्रकारों के क्या अधिकार हैं और आम जनता के क्या अधिकार हैं सोशल मीडिया पे, खासकर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे वो क्या डाल सकते हैं और क्या नहीं डाल सकते हैं। साथ में जानेंगे पत्रकारों के क्या अधिकार हैं, कितना वो बोल सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, किस चीज़ों पे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बताइए आप लोगों को पत्रकारों के अधिकार के साथ साथ और भी जो जानकारी हमने पूछी उसके बारे में। ऐसा है कि हमारा जो अधिकार है वो हमारा संविधान हमको देता है। लिस्ट हो उन सब को, उनको अधिकार, उनको आपको संविधान देता है। आर्टिकल 14 to 21 जो हमारा है संविधान का, वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, हमें बोलने की आज़ादी देती है। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशरी और फोर्थ है प्रेस यानी मीडिया। और चारों एक कॉन्स्टिट्यूशनल की तरह, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह हैं और चारों का फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। उसी फ्रीडम से ही ये डेमोक्रेसी अच्छे से चल सकती है। तो प्रेस का भी एक फ्रीडम है जिसमें उनको प्रेस की एक आज़ादी है। और स्टार्टिंग से अगर मैं बोलूँ तो जब प्रेस आई, मीडिया आया, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में, खासकर आपका स्वीडन में सबसे पहले आपका इस्टेब्लिश हुआ था कोड ऑफ ऑनर फॉर प्रेस इन 1916। ये बेसिकली तब बनी थी ताकि जो प्रेस है उसको, उनको आज़ादी मिल सके, जिसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, बाद में यूरोप ने इसको एक्सेप्ट किया। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद जब जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी इस चीज़ का ध्यान रखा कि इंडिया में प्रेस की आज़ादी हो। 1954 में पहले उन्होंने प्रेस काउंसिल बने, फिर 1965 में प्रेस काउंसिल एक्ट बना। लेकिन जब इमरजेंसी आई तो दिसंबर 1975 में ये एक्ट को आपको रिपील कर दिया गया। 1979 में दोबारा प्रेस काउंसिल्स एक्ट 1979 बना। उसका बनाने का जो मेन मोटिव था ये था कि प्रेस की आज़ादी हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो या आप पे कोई दबाव हो या कोई आपको ऐसा प्रेशर बिल्ड करे ताकि आप अपनी बातों को रख ना पाएँ, तो प्रेस की आज़ादी नहीं होगी। और ये डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा खतरा हो सकता है अगर प्रेस की आज़ादी ना हो। लेकिन हर एक आज़ादी जो है वो चेक एंड बैलेंस के साथ आती है कि आपकी कितनी अधिकार है आपके ऊपर में, कि आप कितना हद तक आप अपने आज़ादी का इस्तेमाल कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो। तो हर एक चीज़ का एक चेक एंड बैलेंस है, इसीलिए प्रेस काउंसिल एक्ट बना। प्रेस काउंसिल जो एक्ट है हमारा, वो बेसिकली बना था न्यूज़पेपर और न्यूज़ एजेंसीज़ के लिए, जिसमें जर्नलिस्ट न्यूज़ मीडिया में रिपोर्टिंग के लेके वो सारे इश्यूज़ को, कि कहीं अगर आप कोई गलत रिपोर्टिंग होता है उसमें आपके चेयरमैन, काउंसिल के मेंबर्स होते हैं जो कि आपके राज्यसभा, लोकसभा के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जनरली आज के दौर में आपके कोई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज होते हैं जो उसके चेयरमैन होते हैं। तो उसकी बेसिकली स्थापना इसलिए की गई थी, अगर किसी गलत रिपोर्टिंग के बारे में या कहीं आपकी मीडिया की आज़ादी के ऊपर में कोई अगर कार्रवाई हो रहा तो उसको वो प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन क्या है, हमारा इवॉल्विंग नेशन है ना, तो धीरे धीरे फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, ठीक है, अब प्रिंट मीडिया आई, उसके बाद आपकी अभी डिजिटल मीडिया आ गई है, जैसे आप लोग हो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे। तो क्या है कि जैसे जैसे अभी समय बदल रहा है तो अभी ऐसा इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना तो और मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, डिजिटल मीडिया जो आपने कहा बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो इतना ज़्यादा चीज़ों पे कंट्रोल करना, क्या हर कंटेंट को लोग चेक करेंगे या क्या होता है? नहीं, देखिए, ये हर कंटेंट को तो चेक नहीं किया जा सकता। तो ऐसा है कि हर एक ने अपना सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाया। जैसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन जो है वो अपना एक एसोसिएशन बनाया जो कि सेल्फ गवर्नड है, जिसमें आपका क्या मीडिया में रिपोर्ट जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, क्या आपका आ रहा है, उसको गवर्न किया जा रहा है। लेकिन अभी तक डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उस पर अभी तक इसी तरीके की कोई ऐसी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनी नहीं है, ठीक है। अगर कोई यूट्यूब पे कंटेंट जाता है या फेसबुक पे जाता है, तो अगर कोई रिपोर्ट करता है फेसबुक को या यूट्यूब को कि ये जो कंटेंट है ये एक्सप्लिसिट है या ये किसी तरीके का डैमेजिंग है या आपका सोशल स्ट्रक्चर को ख़राब कर रहा है, तो फिर उस पर यूट्यूब या बाकी चीज़ें उसको एक्शन लेती। अभी आपको रिसेंट में याद होगा कि अभी गवर्नमेंट इस बात को लेकर डिस्कशन कर रही है, इस चीज़ को लाने के लिए कि हम एक
मॉनिटरिंग बॉडी बनाएं जो खासकर आपकी डिजिटल मीडिया पे जो रिपोर्टिंग हो रही है उसको कवर अप किया जा सके। अभी आप देखेंगे रिसेंटली में काफ़ी सारे केसेस जो हैं जो यूट्यूब पे लोग वीडियोस बनाते हैं या कोई चैनल चलाते हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं या न्यूज़ रिपोर्टिंग में होते हैं, उनके ऊपर में सिडेशन के चार्जेस लगें, कोर्ट के द्वारा केस रजिस्टर। तो समझने की ज़रूरत है कि सिडेशन है क्या। सिडेशन का जो कानून है वो धारा 124A आईपीसी के तहत में बनी हुई है। हमारा कानून जो 1860 का है, मतलब जो हमारा आईपीसी है वो 1860 प्रायर टू इंडिपेंडेंस। हमारा जो कानून था बेसिकली क्या है, हमने उसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो 1860 का बना हुआ ये कानून है। तो बेसिकली ब्रिटिश एरा में क्या होता था, अगर कोई बंदा क्वीन के खिलाफ या गवर्नेंस के खिलाफ बोलता था, उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी, तो वो सिडेशन एक्ट बना। लेकिन हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो इस एक्ट का कोई अमेंडमेंट ऐसा कुछ आया नहीं, वो आज भी एज इट इज़ कंटिन्यूड है। तो अगर हम कोई भी चीज़ ऐसा डालते हैं, ठीक है, जो इंसाइटिंग इन नेचर हो या पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन को टारगेट करता हुआ हो, या हम स्टैब्लिशमेंट यानी अपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ को केस कोर्ट में एज अ केस रजिस्टर्ड होता है सिडेशन का। अभी रिसेंटली में याद होगा आपको, कुछ बहुत ही नामी जर्नलिस्ट हैं, जैसे आपके अर्नब गोस्वामी हुए, विनोद दुआ हुए, ठीक है, अमीश देवगन हुए, जिनके ऊपर में सिडेशन के केसेस रजिस्टर्ड हुआ। अभी रिसेंट जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को डिसाइड किया और इस बात को बोला कि जर्नलिस्ट को थोड़ी प्रिविलेज इसमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हर एक रिपोर्टिंग को, अगर हम हर एक रिपोर्टिंग को एक सिडेशन के चार्जेस के अंदर में देखेंगे तो ये बहुत मुश्किल है कि एक जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट होकर काम कर पाए। तो जर्नलिस्ट को एक स्केप मिलना चाहिए जहाँ पर उनको सिडेशन चार्जेस उनके ऊपर नहीं लेविस होने चाहिए, जब तक वो रिपोर्टिंग कोई भी चीज़ है जो अपने दायरे में रह के करें। देखिए क्या होता है कि रिपोर्टिंग में कई बार हम, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यूट्यूब हो या कई चीज़ों हो, तो हम कई चीज़ें अपनी सीमाओं को लांघ देते हैं। वो सीमाएं नहीं लांघनी है, हमारे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पर हम ऐसा बात किसी इंडिविजुअल या किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं बोल सकते जिससे कोई आहत हो जाए, ठीक है। तो वो आपको उसकी चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ की आप रिपोर्टिंग करते हो, सपोज़ करो कोई इंसिडेंस हुआ जहाँ किसी की डेथ होती है या कोई रिपोर्टिंग होती है, तो रिपोर्टिंग की तरह होनी चाहिए, उसको आप कोर्ट रूम की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी चीज़ का एडजुडिकेशन है, ट्रायल है, तो वो कोर्ट कर सकते हैं। तो आप फैक्ट फाइंडिंग बॉडी नहीं हो कि आप वहाँ एविडेंस डिस्क्लोज करो या आप उसको वहाँ पे इस चीज़ों को आप फाइंड आउट करो कि क्या है। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म एक अलग चीज़ है, पर अब उस जर्नलिज्म को आप जो है वो खड़े होकर टीवी पे आप डिस्प्ले नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको उस चीज़ का रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा कि हम ऐसा कुछ ना करें कि हम प्रेस से निकल के हम जुडिशरी में चले जाएं, क्योंकि हमने जैसा आपको बोला कि डेमोक्रेसी के 4 पिलर और चारों को इंडिपेंडेंट बनाया। तो ना तो आपका जुडिशरी इंक्रोच करना चाहेगा प्रेस पे, ना ही प्रेस चाहेगा कि हम जुडिशरी के रोल को इंक्रोच करें। तो जो जुडिशरी का रोल है वो जुडिशरी करे, जो प्रेस का रोल है वो प्रेस करे। तो जर्नलिस्ट का राइट, वो जो लाइन है वो कैसे डिसाइड करेगा, मतलब एक जर्नलिस्ट वो लाइन कैसे डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई केस चल रहा है, मर्डर ही केस एग्जांपल, पता चलता है जर्नलिस्ट के पास प्रूफ हो गया, तो वो क्या कैमरे में आके बोल सकता है कि मेरे पास प्रूफ है, ये इसने मर्डर किया, या फिर वो जुडिशरी का सहारा लेगा, क्या करेगा? नहीं, देखिए वो रिपोर्टिंग उतनी ही हद तक करेगा कि उसकी सीमाएं ना जाए, ठीक है। जो इशू देखिए कोर्ट में क्या है, हमारा जो संविधान वो कहता है कि अनटिल एंड अनलेस प्रूवन गिल्टी द पर्सन इज इनोसेंट, ठीक है। तो किसी पे हुआ तो जरूरी नहीं है कि वो गिल्टी, किसी का प्रोनाउंसमेंट ऑफ गिल्टी है वो करने का अधिकार कोर्ट को है, लेकिन आप फेयर इन्वेस्टिगेशन के तहत एक रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आपको उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके पास कोई न्यूज़ आता है जिसमें आपको कुछ ऐसा हिंट्स आते हैं जिससे आप ये बता सकते हैं कि क्राइम किस तरीके से किया गया या क्राइम कहाँ हुआ है, तो उसको इन अ फेयर मैनर, देखिए ये एक चेक एंड बैलेंस है जो सेल्फ डिसिप्लिन में आता है, जिसका कोई आपको एक सेट प्लेटफॉर्म नहीं है या कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके अंदर आप डिसाइड कर सकते हो। इसको आपको खुद से, यानी आप खुद एक सेल्फ रेगुलेटर हो, जिसमें आपको समझना है कि मुझे कितनी हद तक कितनी चीज़ों को बोलनी चाहिए ताकि मैं अपनी सीमाओं को ना लांघूं, ठीक है। जब तक आप अपनी सीमाओं में रहेंगे, अगर जर्नलिस्ट को अगर स्टॉप किया जाएगा फेयर रिपोर्टिंग से, देखिए अगर कोई काम कर रहा है गवर्नमेंट, ठीक है, और अगर उस काम से, गवर्नमेंट का काम से जनता को लाभ नहीं हो रहा और उसको आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो ये आपका सिडेशन में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि फेयर रिपोर्टिंग है, क्योंकि आप जनता की कमी यानी गवर्नमेंट की कमी को आप दर्शा रहे हो, तो वो रिपोर्टिंग को रोका नहीं जा सकता। कोई इंडस्ट्री है गलत काम कर रही है, उसके बारे में अगर आप रिपोर्टिंग करते हो, तो जहाँ तक आपका कमेंट फेयर है, यानी आप एक दायरे में रह के उसकी सच्चाई को उजागर कर रहे हो, तो आपके ऊपर में कोई बंदिश नहीं। आप नहीं, इनफैक्ट अगर कोई
आम इंसान भी अपने अगर अधिकार क्षेत्र में रहते हुए बिना किसी के इंडिविजुअल पे टारगेट किए हुए, बिना किसी को कुछ आप उसकी सोशल रेपुटेशन को हार्म किए बिना अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सुप्रीम कोर्ट कई बार कई जजमेंट में कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पर उसके साथ हमारा चेक एंड बैलेंस भी है। अगर मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो मेरा ये अधिकार नहीं मैं किसी के बारे में कुछ भी बोलूँ, ठीक है। मैं उतना ही बोल सकता हूँ जो मेरे अधिकार क्षेत्र में, जो मेरे अधिकार का है। मैं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके उन बातों को नहीं बोल सकता जिससे किसी एक पर्सनल इंसान का या एक पर्सनल रिलीजन का या एक पर्सनल किसी के लाइफ के बारे में उससे उसकी पर्सनल लाइफ और स्पेस को ब्रीच कर जाए। उसका प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी जो रिसेंटली सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर में किस तरह के कंटेंट को डालना चाहिए या पब्लिक को नहीं डालना चाहिए, और किस तरह के कंटेंट पे उन पे कार्रवाई हो सकती है जो आम पब्लिक पे? देखिए, कोई भी कंटेंट अगर आप व्हाट्सएप पे या आप यूट्यूब पे आप अपलोड करते हो तो पहला चीज़ है कि अगर आप डालने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो कि आप उसको कितने हद तक उसको आपने वेरीफाई किया है, ठीक है। कोई भी कंटेंट सिर्फ जस्ट एज अ फॉरवर्ड अगर आता तो उसको फॉरवर्ड ना करो, पहला चीज़। हो सकता है कोई एक ऐसा मैसेज हो जो इंसाइटेड हो, जो किसी को इंसाइट कर सकता है या किसी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर सकता है, या कुछ ऐसी बातें हो जो गवर्नमेंट के खिलाफ जा रही हो या पर्टिकुलर किसी आपकी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हो, तो ऐसी कोई बातों को आप ना लिखें, ठीक है। क्योंकि आप जब तक उसके बारे में श्योर ना हो खुद से, तो ऐसी कोई भी कंटेंट को आप अपलोड करते हो या आप बोलते हो तो आप जो है पर्सनल स्पेस को ब्रीच करके आप आगे बढ़ रहे हो तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, हमारे यहाँ कानून है, जैसे आईटी एक्ट बना हुआ है, लेकिन अभी उसको भी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। आईटी एक्ट की भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। उसमें भी है कि भाई आप बहुत हद तक आप इसमें ये नहीं कार्रवाई कर सकते कि आप क्या पोस्ट कर। अगर आप आज देखोगे तो कई सारी ऐसे हैं यूट्यूब पे चैनल जो कुछ भी चलाते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती, या कुछ भी ऐसा कंटेंट डाल देते हैं जिसमें कोई सिर्फ और सिर्फ व्यूअरशिप लेने के लिए या फिर अपने चैनल की मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ को आप डालते हो तो आप अपने लिए एक इन्विटेशन दे रहे हो कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि अगर उस मामले को रिपोर्टिंग किसी अथॉरिटी को कर दी जाती है तो अथॉरिटी उस वीडियो या उस पर्टिकुलर न्यूज़ को या आपका व्हाट्सअप शेयर को उसको एनालाइज करती है कि क्या ये किसी तरीके से जनहित विरोधी है या किसी के पर्टिकुलर कानून का उल्लंघन है या किसी के पर्सनल स्पेस का उल्लंघन है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग डिफेमेटरी केस, जैसे आपको पता होगा ट्विटर पे आजकल, जैसे ट्विटर पे लोग कई सारी चीज़ों को लिख देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि क्रिमिनल डिफेमेशन, देखिए डिफेमेशन दो तरीके की होती है, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल डिफेमेशन में क्या होता है कि आपके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की आप डिमांड करते हो, साथ साथ कंपनसेशन की डिमांड करते हो कि आपका सोशल रेपुटेशन को हर्ट हुआ है। तो ऐसे में ये केसेस भी 509 जो आईपीसी की धारा है जिसमें आपका सोशल रेपुटेशन को हर्ट करते हुए कोई स्टेटमेंट अगर आप ट्विटर पे या यूट्यूब पे किसी के पर्टिकुलर के बारे में आप देते हो तो आपके ऊपर वो आप कार्रवाई होने का आपके ऊपर चांसेस बन जाता है। तो ये तो थी बातें जो पत्रकार के अधिकार और सोशल मीडिया पे जो अधिकार हैं डालने के। आइए शॉर्ट में हम लोग जानते हैं कि विशाल अजीत जी कहाँ से अपनी लॉयर की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद शुरुआती ज़िंदगी कहाँ से इन्होंने बिताया और कैसे आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, और क्या खुद का अपना फर्म भी है आपका? ऐसा है, मैं संजीविया स्कूल हज़ारीबाग का प्रोडक्ट हूँ और मैं 1994 बैच का पास आउट हूँ। और अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बोलूँ तो मेरी लाइफ काफ़ी उतार चढ़ाव वाली थी, क्योंकि मैं कभी भी कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा। मैं ये सारी चीज़ें अपने सारे जो लोग आपके चैनल को भी देख रहे हैं और आपके व्यूअर्स को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी लाइफ में ना गिव अप मत कीजिए। मुझे याद है कि जब मैं 12th का एग्ज़ाम दिया था तो मैं 12th के एग्ज़ाम में, क्योंकि हम पहले बैच थे जेवियर का जिसने 12th में गए थे, तो हमारे पास एक लिमिटेड कोर्स ऑप्शंस था कि हम क्या ले सकते थे। तो मैंने बायो मैथ्स लिया था जो मेरे कप ऑफ टी नहीं था, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था मैं बायो को या मैथ्स को सर्वाइव कर पाऊँ। ना तो मैं मेडिकल में इंटरेस्ट था ना मेरे इंजीनियरिंग में। मैं 12th के एग्ज़ाम्स में मेरी फर्स्ट जब मैंने लिखा एग्ज़ाम तो उसमें मेरी बायोलॉजी में मेरी पेपर फंस गया और मैं फेल हो गया। उसके बाद मैंने कंपार्टमेंट दिया, मैं उसमें भी क्लियर नहीं हो पाया। उसके बाद मुझे याद है मेरे प्रिंसिपल जो थे स्कूल के उस वक्त फादर माइकल ऑन, उन्होंने हमें एडवाइस किया कि तुम पूरा एग्ज़ाम दोबारा लिखो। मैंने पूरा एग्ज़ाम दोबारा रामगढ़ से जाके लिखा और उसके बाद मैं केमिस्ट्री में फ़ेल कर गया। फिर मैं कंपार्टमेंट दिया, केमिस्ट्री से मैं पास किया, तो मुझे समझ में आया कि शायद मेरे लिए साइंस नहीं बना था और मैं गलत सब्जेक्ट सिर्फ इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे या तो इंजीनियर बनना था या डॉक्टर बनना था और मैंने लाइफ में कुछ आगे सोचा ही नहीं था। उसके बाद मैं दिल्ली में पास कोर्स में एग्जामिनेशन ये लिया था अपना कॉमर्स में,
उसी दौरान हमारे जो संजीवी स्कूल में जो फीस कलेक्शन के डिपार्टमेंट में थे, उनके बेटे थे सैमुअल, वो पूना से लॉ कर रहे थे। उन्होंने मुझे बोला कि विशाल तुम लॉ में ज्वाइन करो। तो मैं ILS लॉ कॉलेज, जो कि आज कंट्री का नंबर 1 लॉ कॉलेज है, उस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था और वहाँ से मैंने 2004 में पास आउट किया। जब मैं लॉ कॉलेज गया तो मैंने समझा कि शायद मेरी काबिलियत बोलने में है, समझने में है और मैं इसमें अच्छा हूँ। तो मैंने वहाँ से अपने लॉ की डिग्री ली। उसके बाद मैं 2004 के बाद मैं दिल्ली आया। मैंने पहले अपने शुरुआती साल जो है मिस्टर सोली सोराब जी काफ़ी सीनियर एडवोकेट थे, उनके जो फर्स्ट जूनियर थे मिस्टर निशा बागची, उनके साथ 3 साल काम किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में मैंने कई सारे सीनियर एडवोकेट, आपके अभिषेक मनु सिंघवी हुए हैं, चाहे मुकुल रोहतगी हुए, उनके साथ एसोसिएट होकर कई सारे काम किए। उसके बाद मैंने 2007 में अपना लॉ फर्म स्टार्ट किया और आज की डेट में मेरा अपना एक छोटा लॉ फर्म है बाय द नेम ऑफ एस लॉ मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट, जिसके अंदर आज करीबन 8 से 9 जूनियर लॉयर्स काम करते हैं और उसमें कई सारे बच्चे हैं जो हज़ारीबाग, धनबाद और रांची के हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, जैसे मैं वहाँ पर गया तो मुझे स्टार्टिंग में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी कि मैं कैसे इस प्रोफेशन को करूँ या लोगों को ज्वाइन करूँ या क्या करूँ। तो कई सारे बच्चे जो आज यहाँ से लॉ कर रहे हैं, चाहे कहीं से भी करें ऑल ओवर इंडिया से, वो हमारे पास इंटर्नशिप के लिए आते हैं या गाइडेंस के लिए आते हैं। तो मैं हमेशा उनको जो मेरे से हो बन सके मैं उनको गाइड करता हूँ। ना सिर्फ उनको बल्कि कई सारे लोग हैं, क्योंकि मैं हज़ारीबाग से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो मिस्टर अजीत कुमार सिन्हा जो थे, वो भी एक लॉयर प्लस एक बिजनेसमैन थे। वो उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट की कंपनी भी थी, फिर बाद में उन्होंने अपने लॉ प्रैक्टिस भी किया। और क्योंकि वो यहाँ पर उनके अपनी काफ़ी अच्छी ये थी, तो कई सारे लोग यहाँ से रेफरेंस लेके आते। तो मैं कई सारे लोगों का काम सुप्रीम कोर्ट में प्रो बोनो करता हूँ, जो लोग लॉयर की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते लेकिन उनका अधिकार है, जो केसेस में फंसे हुए हैं। तो मैं उनके लिए कभी फ़ीस नहीं चार्ज करता अपने घर से जो लोग आते हैं, बल्कि उनको जो भी मदद हो सके मैं उनको डेफिनेटली प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ विशाल अजीत सिन्हा जी, हज़ारीबाग से, अब सुप्रीम कोर्ट में भी लॉयर हैं, खुद का फर्म है, यहाँ के लोगों को भी काफ़ी मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जो